सना 1751 का साल था। जनूबी हिंद की खूबसूरत वादियों में वाक़े दीवान हिली के करीब एक बच्चा पैदा हुआ। फिज़ा में अज़ान की सदा गूंजी और वालिद हैदर अली ने मुस्कुराते हुए कान में अज़ान कही। बच्चे का नाम रखा गया फ़तेह अली, मगर आने वाले वक्त ने इसे एक और नाम से मशहूर किया, टीपू सुल्तान। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान की धरती पर मुग़ल सल्तनत ज़वाल पजीर थी। अंग्रेज़ अपनी तिजारती साजिशों के ज़रिए सियासी ताकत हासिल कर रहे थे। मरहटे और निज़ाम दक्कन अपनी हुकूमतों के लिए लड़ झगड़ रहे थे। हर समत कमज़ोरी, लालच और ग़ुलामी का साया बढ़ रहा था। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिराग रोशन होने वाला था, जो बरतानवी साम्राज्य के लिए क़यामत बनने वाला था। वो चिराग था टीपू सुल्तान। ख़ानदान और इब्तिदाई हालात। टीपू के वालिद नवाब हैदर अली खुद फौजी पस मंज़र रखते थे। इब्तिदा में वो मैसूर की फ़ौज में एक आम सिपाही के तौर पर दाखिल हुए, मगर अपनी ज़हानत, बहादुरी और इंतज़ामी सलाहियत के बाइस जल्द ही फ़ौज के आला मनसब पर फाइज हो गए। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इल्म की अज़मत से वाकिफ़ थे। उनकी बीवी फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा नेक सीरत, इबादत गुजार और बुलंद हौसला खातून थीं। उन्हीं की तरबियत ने टीपू के दिल में ईमान, सब्र और हब्ब वतन की चिंगारी रोशन की। बचपन से ही टीपू की आंखों में एक खास तेजी, गुफ्तगू में संजीदगी और हरकत में वक़ार नुमायां था। वो खेल कूद में भी नज़्म व ज़ब्त रखता। दोस्त अगर झगड़ते तो वो सुलह कराता। अगर कोई कमज़ोर को सताता तो वो दरमियान में आ जाता। बचपन ही से ये वाज़े था कि ये बच्चा आम नहीं। तालीम व तरबियत। हैदर अली ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कमी न छोड़ी। टीपू को इब्तिदाई तालीम कुरान पाक, अरबी, फ़ारसी और उर्दू में दी गई। उन्हें असातिज़ा में सबसे ज़्यादा असर काज़ी मोहम्मद अब्दुल मजीद और मौलाना काज़ी मोहम्मद इब्राहिम का हुआ, जिन्होंने इसके ज़हन व दिल में इस्लाम की गैरत, अदल और इल्म का बीज बो दिया। साथ ही साथ फ़ौजी तरबियत भी शुरू हुई। तीर अंदाज़ी, तलवारबाजी, घड़सवारी, तोप चिल्लाना, नक्शा बीनी, हर फन में वो तेज़ी से माहिर होता गया। हैदर अली ने कहा था, बेटा, इल्म के बगैर तलवार अंधी है और ईमान के बगैर सल्तनत मुर्दा। टीपू ने इन अल्फाज को जिंदगी भर याद रखा। रूहानी तरबियत और ईमान। टीपू को छोटी उम्र से ही नमाज, जिक्र और दुआ का आदी बनाया गया। कुरान की तिलावत इसकी रोज़मर्रा आदत थी। एक दिन उस्ताद ने पूछा, बेटे, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? टीपू ने जवाब दिया, जो अपने नफस का गुलाम नहीं। ये जवाब इसके ईमान और फहम का आईना था। वो अक्सर रातों को तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से दुआ करता, ए रब, मुझे ऐसा बना दे कि जुल्म को मिटा सकूं, कमज़ोरों का सहारा बन सकूं और अपने दीन के लिए सर कटा सकूं मगर झक ना सकूं। नौजवानी और मैदान जंग का पहला तजुर्बा। जब टीपू 16 बरस का हुआ, उस वक्त हैदर अली ने अपनी फ़ौज को जदीद अंदाज में मुनज़्ज़म करना शुरू किया। फ्रांसीसी फ़ौजी माहिरीन की मदद से तोपखाने, हथियारों और नज़्म व नसक को बेहतर बनाया गया। इसी दौरान टीपू को अपने वालिद के साथ पहली बार जंग में जाने का मौका मिला। ये जंग अंग्रेज़ों और उनके इत्तेहादी निज़ाम दक्कन के खिलाफ थी। अगरचे टीपू नौजवान था, मगर उसकी बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया। एक मौके पर दुश्मन के दस्ते ने अचानक हमला किया। सिपाहियों में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन टीपू ने आगे बढ़कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और अपनी छोटी सी फौज के साथ दुश्मन को पसपा कर दिया। हैदर अली ने फख्र से कहा, आज मेरा बेटा नहीं, मैसूर का शेर पैदा हुआ है। यूं गुशन मैसूर का लक़ब इसी दिन से इसके साथ जड़ गया। अवामी जिंदगी और अखलाक। टीपू अपने वालिद के साथ अक्सर गांव-गांव जाता, अवाम के हालात देखता। वो किसानों से बात करता, उनके मसाइल सुनता और खुद नोट लेता कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। एक मर्तबा एक बूढ़े किसान ने शिकायत की कि जागीरदार ज़्यादा टैक्स लेते हैं। टीपू ने खुद इस मामले की तहकीक की, जागीरदार को बरतरफ किया और बूढ़े किसान से कहा,
मेरी सल्तनत में जुल्म के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारा पसीना मेरा फख्र है। यही इंसाफ और अवाम दोस्ती आगे चलकर उसकी हुकूमत की बुनियाद बनी। इल्म व हुनर से मोहब्बत। टीपू किताबों का शौकीन था। अरबी और फारसी के अलावा वो फ्रांसीसी ज़बान भी सीखने लगा ताकि दुश्मन को बेहतर समझ सके। वो कहता था, अगर इल्म दुश्मन के पास भी हो तो उसे हासिल करो, क्योंकि इल्म अल्लाह की अमानत है। इसके मुताले में तारीख, सियासत, फौजी हिकमत अमली, ज़राअत और साइंसी इजादात शामिल थीं। बाद में जब वो सुल्तान बना तो उसने तोपसाजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी और सनती तरक्की की बुनियाद रखी, मगर उसके बीज बचपन ही में पड़ चुके थे। फ्रांस से ताल्लुकात और सियासी शऊर। नौजवानी में टीपू ने अपने वालिद के साथ फ्रांसीसी मुशीरों से मुलाकातें की। इसे समझ आ गया कि अंग्रेज सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि कब्जा करने वाले हैं। वो अक्सर अपने वालिद से कहता, अब्बा जान, ये अंग्रेज तिजारत के बहाने आए हैं, मगर ये हमारे ईमान, हमारी आज़ादी और हमारे वसाइल के दुश्मन हैं। अगर आज उन्हें ना रोका गया तो कल पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। हैदर अली मुस्कुराया करता, मगर दिल ही दिल में जानता था कि बेटा सच कह रहा है। तकदीर के इशारे। कुछ साल बाद हैदर अली बीमार होने लगे। उनकी निगाहें अक्सर अपने बेटे पर ठहर। एक रात उन्होंने टीपू को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुझे तलवार चिल्लाना सिखाया, मगर याद रख, असल ताकत तलवार में नहीं, नियत में होती है। अगर तेरी नियत इंसाफ की है तो अल्लाह तेरी मदद करेगा, लेकिन अगर ताब गुरूर में आया तो सल्तनत मिट जाएगी। टीपू ने वालिद के हाथ चूमे और कहा, अब्बा जान, मैं अब से वादा करता हूं कि इस्लाम के झंडे को बुलंद रखूंगा और कभी किसी अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये वादा इसके खून में उतर गया और यही वादा उसके अंजाम तक उसके साथ रहा। वालिद की वफात और क़ियादत का आगाज। 1779 में हैदर अली का इंतकाल हुआ। उस वक्त टीपू की उम्र सिर्फ 28 बरस थी। मैसूर की सल्तनत अब मुकम्मल तौर पर उसके कंधों पर आ गई। दुश्मनों को लगा कि एक नौजवान के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल होगा, मगर वो भूल गए थे कि ये वो नौजवान है जो मैदान में शेरों की तरह लड़ता है और ईमान में सहाबा के नक्श कदम पर चलता है। टीपू ने हलफ उठाया, मैं अल्लाह के नाम पर अहद करता हूं कि जुल्म को मिटा दूंगा, गद्दारों को खत्म करूंगा और अंग्रेजों के नापाक कदम हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकूंगा। सुल्तान का पहला फरमान। सल्तनत संभालते ही इसने पहला फरमान जारी किया। 1 जुल्म के तमाम टैक्स खत्म। 2 फौज की तरबियत जदीद अंदाज पर। 3 अदालतों में शरीयत का नफाज। 4 इल्म व हुनर की सरपरस्ती। 5 अंग्रेजों से सुलह नहीं, सिर्फ मुज़ाहमत। ये वो आगाज था जिसने आगे चलकर तारीख बदल दी। पहला मरका, अंग्रेजों से पहली टुकर। जब टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के इंतकाल के बाद इक़्तिदार संभाला तो मैसूर सल्तनत के चारों तरफ खतरात मंडला रहे थे। मशरिक़ में अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे थे, शुमाल में मरहटे तावान के लालची बने बैठे थे और जुनूब में निज़ाम दक्कन अंग्रेज़ों के साथ खुफिया साजिशों में मसरूफ़ था। लेकिन टीपू ने अपनी सल्तनत को अल्लाह के भरोसे पर मजबूत करने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर आज उसने अंग्रेज़ों को नहीं रोका तो कल वो पूरे बैसगीर के मालिक बन जाएंगे। 1779 में टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी जंग लड़ी, जिंग इंग्लोर बैटल। ये जंग अंग्रेज़ों के लिए एक नाकाबिले यकीन सबक थी। टीपू की क़ियादत में मैसूर की फ़ौज ने न सिर्फ अंग्रेज़ फ़ौज को पसपा किया बल्कि उनके बड़े जनरल को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने पहली बार महसूस किया कि ये कोई आम हिंदुस्तानी बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा सिपाही है जो ईमान और गैरत से लड़ता है। एक अंग्रेज़ अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, टीपू सुल्तान के हमले बिजली की तरह तेज़ और शेर की तरह हौलनाक होते हैं। वो खुद जंग में शरीक होता है और अपने सिपाहियों से ज़्यादा बहादुर नजर आता है। दुश्मनों की साजिशें। टीपू सुल्तान ने मैसूर में इंसाफ, नज़्म
اور اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کی طاقت دیکھ کر انگریز، مرہٹے اور نظام دکن ایک خفیہ معاہدے میں متحد ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا میسور کو ختم کرنا۔ ٹیپو نے یہ خبر سنی تو فرمایا، اللہ کے بھروسے پر میں تینوں سے لڑوں گا، کیونکہ حق ہمیشہ باطل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو متحرک کیا، فوج کو منظم کیا اور توپ خانے میں نئی راکٹ ٹیکنالوجی متعارف کرائی۔ یہ وہی راکٹ تھے جنہوں نے بعد میں برطانوی فوج کو شدید نقصان پہنچایا، اور یہی ٹیکنالوجی بعد میں انگریز یورپ لے گئے، جس کی بنیاد پر جدید راکٹ سائنس تیار ہوئی۔ دوسری میسور جنگ 1780 میں دوسری جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ میں دوسری آنگلو-مسور وار، سیکنڈ وار کے نام سے مشہور ہے۔ انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان اور حیدر علی دونوں میدان میں اترے۔ ابتدا میں انگریزوں نے بہت پیش قدمی کی، مگر جب ٹیپو نے پورٹ نوو کے میدان میں حملہ کیا تو دشمن کے صفیں بکھر گئیں۔ ٹیپو نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور زخمی دشمنوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ ہم جنگ کرتے ہیں انصاف کے لیے، ظلم کے لیے نہیں۔ چند ہی مہینوں میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا۔ حیدر علی اس دوران بیمار ہو گئے اور 1782 میں وفات پا گئے۔ اب ساری ذمہ داری ٹیپو پر آ گئی۔ ٹیپو نے حلف اٹھایا، میں اپنی قوم، اپنے دین اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں گا، اور پھر جنگ نے نیا رخ لیا۔ انگریزوں کی شکست۔ ٹیپو نے 1782 سے 1784 تک مسلسل انگریزوں کو شکستیں دیں۔ اس نے انگریز جنرل میتھیوز کو قیدی بنا کر سری رنگا پٹنم کے قلعے میں قید کیا۔ جب حالات انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ یہ وہ موقع تھا جب 1784 میں معاہد منگلور، ٹریٹی آف مینگلور ہوا۔ اس معاہدے میں پہلی بار انگریزوں کو ہندوستانی بادشاہ کے سامنے جھکنا پڑا۔ ٹیپو نے شرط رکھی کہ دونوں فریق قیدیوں کو رہا کریں اور ایک دوسرے کے علاقے پر حملہ نہ کریں۔ انگریزوں نے تاریخ میں پہلی اور آخری بار ایک ہندوستانی بادشاہ کے سامنے برابری کی بنیاد پر معاہدہ کیا۔ انگریز جنرل نے اپنے دفتر میں لکھا، ہم نے آج پہلی بار کسی ہندوستانی بادشاہ سے صلح کی، فتح نہیں پائی۔ امن کے دور کی اصلاحات۔ جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے سلطنت کی تعمیر پر توجہ دی۔ اس نے تجارت، زراعت، صنعت اور تعلیم میں حیرت انگیز اصلاحات کیں۔ ایک زراعت میں انقلاب، اس نے نئے بیج متعارف کرائے، نہروں کا نظام بنایا اور کسانوں کے لیے قرض معاف کیے۔ 2 صنعتی ترقی، میسور میں ہتھیار سازی، کپڑا باندھنے اور مٹی کے برتن بنانے کے کارخانے قائم کیے۔ 3 سکہ رائج کیا، سلطانی اشرفی کے نام سے نیا سکہ جاری کیا جس پر خدا کی مدد سے عدل قائم ہوا کرتا تھا۔ 4 تعلیمی نظام، مدارس اور لائبریریاں قائم کیں جہاں مذہبی اور سائنسی تعلیم ساتھ ساتھ دی جاتی تھی۔ 5 بین الاقوامی تعلقات، فرانس، ترکی اور ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تاکہ انگریزوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ٹیپو کہتا تھا، سلطنت تلوار سے قائم نہیں رہتی، عدل سے قائم رہتی ہے۔ تیسری میسور جنگ کا آغاز۔ انگریز معاہدہ کے باوجود خاموش نہ بیٹھے۔ انہوں نے مرہٹوں اور نظام دکن کو پھر سے ساتھ ملا لیا۔ 1790 میں انگریزوں نے ایک بار پھر میسور پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو نے اعلان کیا، جو میرا ساتھ دے گا وہ مجاہد ہے، اور جو پیچھے ہٹے گا وہ غلامی کے اندھیرے میں جائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ شمال میں، ایک جنوب میں، اور تیسرا حصہ وہ خود لیڈ کر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے حملے برق رفتاری سے کیے۔ ایک رات وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ دشمن کے کیمپ پر اچانک ٹوٹ پڑا، انگریز فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ انگریز مورخ مارک ولکس لکھتا ہے، ٹیپو رات کو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا دشمن کی صفوں میں ایسے داخل ہوا جیسے شیر بکریوں کے ریوڑ میں، مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ
टीपू की फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया मगर नुकसान हुआ। आखिरकार 1792 में एक और मुआहिदा हुआ, मुआहिद श्रीरंगापट्टनम। इस मुआहिदे के तहत टीपू को कुछ इलाके अंग्रेजों को देने पड़े और अपने 2 बेटों को बतौर जमानत अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। बेटों की जुदाई के एक बाप का इम्तिहान। जब टीपू ने अपने 2 कम उम्र बेटों को अंग्रेजों के हवाले किया तो पूरा दरबार आंसुओं से भर गया, मगर सुल्तान के चेहरे पर ईमान का सुकून था। अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस खुद हैरान रह गया जब टीपू ने कहा, मेरे बेटे अल्लाह की अमानत हैं। अगर उनके जरिए मेरी सल्तनत महफूज रहती है तो ये भी जिहाद का हिस्सा है। और फिर इसने अपने बेटों के माथे पर बोसा दिया और कहा, मेरे शेर के बच्चों, कभी याद रखना कि तुम्हारा बाप गुलाम नहीं था। ये मंजर तारीख का एक लाजवाल बाब बन गया। सल्तनत की अज़सर नो तामीर। मुआहिदे के बावजूद टीपू ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी सल्तनत को अज़सर नो मुनज़्ज़म किया। उसने फ्रांस के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत, ईमान से हुकूमत अदल की बुनियाद। टीपू सुल्तान के लिए बादशाही सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक अमानत थी। वो कहा करता था, सुल्तान वो नहीं जो तख्त पर बैठता है, बल्कि वो है जो अदल पर कायम रहता है। जब जंगों से चंद बरसों के लिए सुकून मिला तो सुल्तान ने पूरी तवज्जो इस्लाहात और सल्तनत की तामन्नों पर दी। इसका मकसद सिर्फ मैसूर को मजबूत करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी इस्लामी, मुनसिफाना और जदीद रियासत कायम करना था जो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ मिसाल बने। नज़्म, हुकूमत और अदलिया का निज़ाम। टीपू सुल्तान ने मैसूर को 24 सूबों में तकसीम किया, जिन्हें सदर दरोगा यानी गवर्नर चलाया करते थे। हर सूबे में एक काजी और एक मुहतसिब मुकर्रर था जो शरीयत के मुताबिक अदल करता। अगर कोई गवर्नर जुल्म करता तो सुल्तान खुद मुकदमा सुनता। एक वाकया मशहूर है। एक सिपा सालार के बेटे ने एक गरीब से जमीन छीनी। शिकायत सुल्तान तक पहुंची। टीपू ने फौरन अदालत लगाई। तहकीक के बाद हुक्म दिया कि जमीन वापस की जाए और सिपा सालार के बेटे को कोड़ों की सजा दी जाए। सिपा सालार कांप उठा, मगर सुल्तान ने फरमाया, अगर मेरे बेटे ने भी जुल्म किया तो यही अंजाम होगा, क्योंकि हुकूमत अदल से चलती है, जुल्म से नहीं। निज़ाम, तालीम और इल्म दोस्ती। टीपू सुल्तान खुद इल्म दोस्त था, इसलिए इसने तालीम को सल्तनत का सुतून बना दिया। उसने मदारिस, मकतब और साइंसी मराकज़ कायम किए। हर बड़े शहर में दारुल इल्म बनवाए गए जहां फ़िक़्ह, रियाजी, फलकियात और जंगी साइंस पढ़ाई जाती। उसने एक फरमान जारी किया, इल्म की तलवार हमेशा तेज रखो, यही तुम्हें गुलामी से बचाएगी। सुल्तान ने ब्रोन मुल्क से माहिरान फ़नून और इंजीनियर बुलाए और नौजवानों को तालीम के लिए भेजा। मैसूर की लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें थीं, जिनमें कुरान के तराजिम, साइंस, रियाजी और जंगी हिकमत अमली पर रिसाले शामिल थे। साइंस, सनत और टेक्नोलॉजी में इनकलाब। टीपू सुल्तान बरसगीर का पहला हुक्मरान था जिसने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। उसने तोपसाजी के कारखाने बनाए और आहनी रॉकेट, आयरन रॉकेट्स तैयार कराए, जो अपने ज़माने में सबसे जदीद हथियार थे। इन रॉकेटों की मार 2 किलोमीटर से ज़्यादा थी और अंग्रेज़ उनसे लरज़ते थे। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ सर बर्टल फिशर ने लिखा, टीपू सुल्तान ने रॉकेट साइंस में वो कमाल दिखाया जो यूरोप ने कई दहाइयों बाद हासिल किया। यही टेक्नोलॉजी बाद में अंग्रेज़ अपने साथ ले गए और उसी से जदीद रॉकेट आर्टिलरी की बुनियाद बनी। सुल्तान ने सनत को फ़रोग़ दिया। सुल्तानी कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। लोहे और कांसी के कारखाने लगाए गए। जहाज़ साजी के लिए कारखाने बनवाए। ज़री आलात में जिद्दत पैदा की। उसने फरमाया, जिस कौम की सनत मजबूत हो वो गुलाम नहीं बन सकती। माशी और माली इस्लाहात। टीपू सुल्तान ने मालियाती निज़ाम में भी इस्लाहात की। उसने ए खुदा की मदद से अदल कायम हुआ के नक्श के साथ सिक्का जारी किया। टैक्स का निज़ाम सादा और मुनसिफाना बनाया,
جس میں کسان پر کم بوجھ ڈالا گیا۔ اس نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے نہریں بنوائیں، درخت لگانے کی مہم چلائی اور فصلوں کی بہتر افزائش کے لیے زراعتی محکمے قائم کیے۔ ایک کسان نے شکایت کی کہ زمین بنجر ہے۔ سلطان نے خود موقع پر جا کر معائنہ کیا اور فرمایا، زمین زندہ ہے، بس اس کے لیے انصاف کا پانی چاہیے۔ یہ جملہ آج بھی کسانوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی اتحاد۔ ٹیپو سلطان کو اندازہ تھا کہ انگریز صرف میسور کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اسی لیے اس نے عالمی سطح پر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فرانس، سلطنت عثمانیہ، ترکی، افغانستان، ایران اور مصر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ ہمیں متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا دین اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ فرانس سے اس کے تعلقات خاص طور پر مضبوط ہوئے۔ فرانسیسی ماہرین میسور آئے، توپ سازی، راکٹ اور جہاز سازی میں مدد دی۔ ٹیپو نے جیکب فریزر اور میجر ڈوڈے جیسے ماہرین کو اعلیٰ عہدے دیے۔ اس نے ایک نیا جھنڈا بھی بنوایا، سبز رنگ کا، جس پر شیر بنا تھا، جو طاقت، استقلال اور ایمان کی علامت تھا۔ مذہبی رواداری اور انصاف۔ اگرچہ ٹیپو ایک پکا مسلمان تھا، مگر وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے عدل اور احترام کا برتاؤ کرتا۔ اس نے ہندو مندروں کی حفاظت کے لیے سپاہی مقرر کیے۔ اس کے دربار میں ہندو وزراء، بنی اور سپاہی اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ ایک بار درباری نے کہا، سلطان، ہندو وزیر سے مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ ٹیپو نے جواب دیا، عدل مذہب سے نہیں، نیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا دل سچا ہو، وہ میرا بھائی ہے۔ یہی اس کے عدل کی بنیاد تھی۔ پھر جنگ کی آہٹ۔ 1798 تک انگریزوں نے دوبارہ اپنی فوج منظم کر لی۔ اس بار ان کا گورنر جنرل لارڈ ویلزلی تھا، جس کا مقصد واضح تھا، ٹیپو سلطان کو ختم کرو، ورنہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ ٹیپو جان چکا تھا کہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور کہا، اب ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر آج ہم جھک گئے تو ہماری آنے والی نسلیں غلامی میں پیدا ہوں گی۔ سلطان نے اپنی فوج کو از سر نو تیار کیا۔ اس نے نئے توپ خانے بنوائے، راکٹ تیار کیے، قلعے مضبوط کیے۔ وہ راتوں کو خود سپاہیوں کے درمیان جا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا۔ ایک سپاہی نے کہا، سلطان، دشمن بہت طاقتور ہے۔ ٹیپو نے جواب دیا، طاقت بندوق میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو تو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ آخری تیاری اور نونین ایمان۔ ٹیپو نے اعلان کیا کہ وہ آخری دم تک لڑے گا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے کفن پر لکھ دینا، یہ وہ بادشاہ ہے جو غلامی کی زندگی پر شہادت کو ترجیح دیتا تھا۔ سلطان نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، قرآن کھولا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر دعا کی، یا اللہ، میرے ملک کو آزاد رکھنا، چاہے میں باقی نہ رہوں۔ میرے خون سے انگریزوں کی بنیادیں ہلا دینا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے باہر نکلتے ہوئے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ اب تاریخ کا امر نعرہ بن چکا ہے۔ جنگ سری رنگا پٹنم سے قبل منظر۔ سری رنگا پٹنم کا قلعہ اس کا آخری مورچہ تھا۔ انگریزوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ سلطان کے پاس صرف چند ہزار سپاہی تھے، جبکہ دشمن کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ فرانس سے مدد پہنچنے کی امید باقی تھی، مگر انگریزوں نے راستے بند کر دیے۔ اس وقت کچھ درباریوں نے کہا، سلطان، صلح کر لیجئے، اپنی جان بچا لیجئے۔ ٹیپو نے غصے سے فرمایا، میں اللہ کے دشمنوں سے صلح نہیں کرتا۔ جس نے غلامی قبول کر لی، وہ جیت کر بھی ہارا۔ اختتام حصہ سوم۔ یوں تاریخ کا تیسرا باب ختم ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان اب مان جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف انگریزوں کی توپیں،
बंदूकें और गद्दारी का जाल है। दूसरी तरफ ईमान, गैरत और एक अकेला शन मैसूर, जो अपनी कौम के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। आगे वो लम्हा आने वाला है जो तारीख में अमर हो गया, जहां सुल्तान ने अपनी शहादत से दुनिया को दिखा दिया कि आज़ादी की कीमत खून से अदा होती है। ये गाज़न आखिरी दौर 1790 की दहाई का ज़माना था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ अपनी जोड़ें गहरी कर चुके थे। बंगाल, मद्रास, बम्बे, कलकत्ता सब उनके ज़ेरे असर थे। सिर्फ एक खित्ता ऐसा था जो अभी तक अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुका, मैसूर की सल्तनत, जिसके तख्त पर सुल्तान फतेह अली टीपू बैठा था। इस वक्त तक टीपू सुल्तान न सिर्फ एक जंगजू बादशाह बल्कि एक मुस्लिम, साइंसदान और खुदा तरस हुक्मरान के तौर पर मशहूर था। उसने रियासत में इस्लाहात की, ज़राअत को मजबूत किया, तिजारत में इंसाफ कायम किया और फौज को जदीद हथियारों से लैस किया। मगर उसकी सबसे बड़ी गलती अंग्रेज़ों के नज़दीक ये थी कि वो आज़ाद रहना चाहता था। टीपू जानता था कि अंग्रेज़ तिजारत के बहाने आते हैं मगर हुकूमत छीन लेते हैं। वो अक्सर कहता था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला बाद में उसके खून से तारीख में लिखा गया। तीसरी जंग मैसूर 1790-1792। अंग्रेज़ों ने निज़ाम दक्कन और मराठों को साथ मिलाकर टीपू पर चढ़ाई की। ये थी तीसरी जंग मैसूर। दुश्मन की फौज की तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी, जबकि टीपू के पास सिर्फ 60,000 सिपाही थे। मगर वो जानता था कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, हौसले से जीती जाती है। टीपू ने मैदान में एक नया निज़ाम जंग राइज किया। इसके तोपखाने में रॉकेट लॉन्चर तर्स के हथियार इस्तेमाल हुए, जो दुनिया की पहली मुनज़्ज़म रॉकेट फोर्स समझी जाती है। अंग्रेज़ हैरान रह गए, मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कई किले हाथ से निकल गए, यहाँ तक कि सरंगापटम का मुहासरा हो गया। टीपू को अपनी आवाम की फिक्र थी। उसने सुलह कबूल कर ली ताकि मैसूर के लोग महफूज रहें। सुलह के नतीजे में इसे अपने 2 कमसिन बेटे अंग्रेज़ों के हवाले बतौर ज़मानत करने पड़े। जब इसके बेटों को अंग्रेज़ों के कैंप में ले जाया गया, टीपू ने ज़ब्त से आंखों के आंसू रोके और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये शेर के बच्चे वापस आएंगे। अंग्रेज़ जनरल कॉर्नवालिस उस वक्त खुद हैरान रह गया और कहा, मैंने आज पहली बार एक सच्चा बादशाह देखा है। ईमान और यकीन। जंग के बाद टीपू ने अपनी सल्तनत की असल नो तामीर शुरू की। वो रोज़ा रखता, तहज्जुद पढ़ता, दरबार में कुरान की तिलावत करवाता। इसके करीबी रफ़ीक मीर सादिक, पूरनिये और मीर कासिम जैसे दरबारी इसके करीब थे, मगर बदकिस्मती से इनमें से कुछ के दिलों में अंग्रेज़ों की साजिशें पिल रही थी। टीपू अक्सर कहा करता, हमने अल्लाह से वदा किया है कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए। चौथी जंग मैसूर 1799 आखिरी मरका। अंग्रेज़ों ने सुलह को सिर्फ एक वक्फा समझा। वो ताकत इकट्ठी कर रहे थे। 1799 में उन्होंने लॉर्ड वेल्ज़ली की क़यादत में एक बड़ी फ़ौज तैयार की। तकरीबन 2 लाख सिपाही, 600 तोपें और निज़ाम दक्कन की इमदाद भी शामिल थी। टीपू सुल्तान ने ऐलान किया, मैसूर के फर्जंदू, दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर है। अगर आज हमने हथियार डाल दिए तो कल हमारी नस्लें गुलाम होंगी। उसने दरबार में करीन मजीद रखा और सब कमांडरों से हल्फ लिया कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद वो खुद तलवार हाथ में लेकर किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ। सरंगापटम का मुहासरा। अप्रैल 1799 में सरंगापटम का किला अंग्रेज़ों के मुहासरे में आ गया। तोपों की घन गरज से शहर दुहुल उठा। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब दुआ कर रहे थे। टीपू ने किले के बुलंद बुर्ज पर चढ़कर दुश्मन का जायजा लिया, फिर मुस्करा कर कहा, आज मौत की नहीं, शहादत की खुशबू आ रही है। मुहासरे के दौरान मीर सादिक ने गद्दारी की। उसने अंग्रेज़ों को खुफिया रास्ता दिखा दिया जिससे दुश्मन किले में दाखिल हो गया। जब सिपाहियों ने टीपू को इत्तिला दी
اس نے کہا، غداروں کے ہوتے ہوئے دشمن کی کیا ضرورت، مگر اب وقت ہے کہ میسور کا شیر سچے وعدے پر قائم رہے۔ آخری لمحے 4 مئی 1799 کا دن تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ قلعے کے دروازے پر لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں اترا۔ اس کے ہاتھ میں خاندانی تلوار تھی جس پر کندہ تھا، اللہ محمد۔ ایک انگریز افسر نے چیخ کر کہا، ٹیپو سلطان ہتھیار ڈال دو، تمہاری جان بخشی کی جائے گی۔ ٹیپو نے تلوار گھماتے ہوئے جواب دیا، میں ہتھیار ڈال کر جینا پسند نہیں کرتا، ہتھیار اٹھا کر مرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ دشمن کے بیچوں بیچ گھس گیا۔ گولیاں چل رہی تھیں مگر اس کا جسم زخموں کے باوجود ڈٹا رہا۔ آخر کار ایک گولی اس کے سینے میں لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اس کے آخری الفاظ تھے، یا اللہ، تیری رضا میں راضی۔ ٹیپو سلطان زمین پر گرا مگر اس کا جسم قلعے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، جیسے ابھی بھی دشمن سے لڑ رہا ہو۔ بعد از شہادت منظر۔ جب انگریز قلعے میں داخل ہوئے، انہوں نے ہر طرف لاشیں دیکھیں۔ ایک افسر نے ایک مجاہد کے لاشے کو الٹایا۔ وہ ٹیپو سلطان تھا۔ اس کے جسم پر 16 زخم تھے مگر چہرہ پرسکون تھا۔ انگریز جنرل نے احترام سے کہا، اگر ہم میں ایک ایسا شخص ہوتا تو ساری دنیا ہماری غلام ہوتی۔ ٹیپو کے انتقال کے بعد اس کی تلوار، جوتے اور لباس لندن لے جایا گیا، جہاں آج بھی وہ عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھے ہیں، ایک یادگار کے طور پر کہ ایک مرد مومن نے دنیاوی طاقت کے آگے سر نہ جھکایا۔ تدفین اور میسور کا غم۔ ٹیپو سلطان کی تدفین اس کے والد سلطان حیدر علی کے پہلو میں گنبد سرنگاپٹم میں کی گئی۔ پوری ریاست میں صفن ماتم بچھ گئی۔ عورتیں چرخہ چھوڑ کر رو پڑیں، سپاہی اپنی تلواریں رکھ کر ماتم کرنے لگے۔ ایک بوڑھے سپاہی نے اس کی قبر کے قریب کہا، سلطان مر گیا مگر شیر زندہ ہے، کیونکہ ایمان مرتا نہیں۔ تاریخ کی گواہی۔ انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا مگر انہیں ایک بات کا اعتراف کرنا پڑا، ٹیپو سلطان ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے انگریزوں کے اقتدار کو چیلنج کیا۔ اس نے جدید توپ سازی، راکٹ ایجاد اور فوجی تنظیم کے نئے اصول دنیا میں متعارف کرائے۔ اس کا نام آج بھی آزادی کے متوالوں کے لیے نعرہ ہے، مراس ٹیپو۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نے پورے بے صغیر کو بیدار کر دیا۔ بعد کے مجاہدین، سید احمد شہید، بہادر شاہ ظفر، ٹیپو کے سپاہیوں کی اولادیں، سب نے اس کے نقش قدم پر چل کر آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ بے صغیر کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے خون نے غلامی کی زنجیروں میں درار ڈال دی۔ آج بھی جب کوئی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دل کے کسی کونے سے یہ نعرہ گونجتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اختتامی کلمات۔ ٹیپو سلطان کی زندگی آغاز سے انجام تک ایک ایمان افروز داستان ہے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک نظریہ تھا۔ اس کا نظریہ تھا ایمان، غیرت اور آزادی۔ اگر تاریخ میں کوئی حکمران اپنے قول پر آخر دم تک قائم رہا تو وہ تھا سلطان فتح علی ٹیپو ارشن میسور۔